गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, जो आपका चैप्टर चल रहा है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, उसके अंदर हमने लास्ट लेक्चर में फ्राइडे को क्या पढ़ा था, आपका हैबिटेट, वेदर, क्लाइमेट, माइक्रो हैबिटेट, निक क्या होते हैं। आज जो टॉपिक आता है आपका वो है गोज प्रिंसिपल ऑफ कंपटीशन। कौन सा आता है? गोज प्रिंसिपल ऑफ कंपटीशन। कौन सा है बेटा? गोज प्रिंसिपल ऑफ कंपटीशन। अब कहता है कि जब दो स्पीसीज एक ही इकोसिस्टम के अंदर या एक ही आपके एनवायरनमेंट के अंदर एक साथ रहती हैं तो उनके बीच में क्या होता है बेटा? डायरेक्ट कंपटीशन होता है। मान लेते हैं हम दो स्पीसीज हैं आपके पास। दो स्पीसीज का मतलब दो अलग अलग टाइप की स्पीसीज मान लीजिए जो सेम टाइप के फूड के ऊपर डिपेंड कर रही हो। तो जैसे आपके पास एक तो हो गया जिराफ, एक हो गया एलिफेंट। ये एक ही एरिया के अंदर रह रहे हैं और दोनों एक ही तरह के आपके फूड के ऊपर डिपेंड भी कर रहे हैं। तो ये जो आपका जिराफ और एलिफेंट होंगे, इनके बीच में बेटा क्या होगा? कंपटीशन होगा। किस चीज़ के लिए? वेजिटेशन के लिए, फूड के लिए। और जो कंपटीशन होगा उसमें क्या होगा? जो आपका ताकतवर होगा वो आपका वहाँ पे सरवाइव करेगा और जो कमज़ोर होगा उसको वहाँ से क्या कर दिया जाएगा? एलिमिनेट कर दिया जाएगा। आप कार्निवोरस में इसका एग्जाम्पल अच्छे से पढ़ सकते हो। जैसे आपके पास दो स्पीसीज हैं, दो स्पीसीज मान लेते हैं, एक लॉयन की है, एक आपकी लेपर्ड की है, तेंदुआ है और एक शेर है। दोनों एक ही हैबिटेट के अंदर रह रहे हैं। तो जब एक ही हैबिटेट के अंदर दो अलग अलग स्पीसीज आपकी सरवाइव करती हैं और वो सेम टाइप के फूड के ऊपर डिपेंड करती हैं, तो उनमें से जो ज़्यादा ताकतवर होता है, जो डोमिनेंट होता है, वो वहाँ पे सरवाइव करता है और जो आपका कमज़ोर होता है उसको वहाँ से क्या कर दिया जाता है? एलिमिनेट कर दिया जाता है। ये किसकी स्टेटमेंट है? आपकी गोज प्रिंसिपल ऑफ कंपटीशन। ठीक है। उसके बाद एक चीज़ आती है आपके पास कि भाई डिफरेंस बताइए हैबिटेट और निक के अंदर। डिफरेंस क्या है हैबिटेट और निक में? तो देखिए, ये हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि हैबिटेट क्या होता है और निक क्या होता है। इकोलॉजिकल निक क्या है और हैबिटेट क्या है। हैबिटेट का मतलब क्या होता है बेटा? हैबिटेट का मतलब हो गया निवास स्थान, जहाँ पे कोई भी जीव जंतु अपना जीवन यापन करता है, वो क्या कहलाता है? उसका हैबिटेट कहलाता है। और निक क्या होता है बेटा? निक का मतलब होता है जहाँ पे वो रहता है, वहाँ पे वो कार्य कौन सा करता है, प्रोफेशन क्या है उसका। वो हर्बीवोरस है, वो कार्निवोरस है, वो ओमनिवोरस है, वो स्कल्चर है, वल्चर्स है, या फिर आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो डेड और डिकेइंग मैटर के ऊपर डिपेंड करते हैं। उसका प्रोफेशन क्या है उस हैबिटेट के अंदर, वो क्या कहलाता है? आपका निक कहलाता है। क्या कहलाएगा? वो निक कहलाएगा। तो ये बेसिक डिफरेंस है हैबिटेट और निक के अंदर। हैबिटेट तो एक तरीके से एनवायरनमेंट हो गया आपका जिसके अंदर कोई भी ऑर्गेनिज्म रहेगा, और निक का मतलब क्या हो गया? उस एनवायरनमेंट के अंदर उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का फंक्शन क्या होगा, ये क्या कहलाएगा? आपका निक कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? निक कहलाएगा। ठीक है। अगला आता है सेम स्पीसीज इन डिफरेंट निक्स। कि भाई आपके सेम स्पीसीज का डिफरेंट निक भी हो सकता है क्या? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। सेम स्पीसीज इन डिफरेंट निक। सेम स्पीसीज इन डिफरेंट निक। इसमें देखिए आपके जो कार्निवोरस है, दो अलग अलग हम कार्निवोरस ले लेते हैं। जैसे बेयर ले लिया आपने, भालू ले लिया, दो अलग अलग निक है उनके। स्पीसीज एक ही है बेयर की। एक तो देखिए पोलर बेयर है, पोलर बेयर, और एक कौन सा है? ब्लैक बेयर। एक तो काला भालू होता है जो जंगलों में पाया जाता है, उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल जो फॉरेस्ट होते हैं उनके अंदर, और एक पोलर रीजन के अंदर पाया जाता है। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये होता है कि जो पोलर बेयर उसका साइज बड़ा होता है, उसके अंदर फर ज़्यादा होते हैं, कोल्ड की कैपेसिटी ज़्यादा होती है उसके अंदर। ब्लैक बेयर के अंदर बेटा साइज छोटा होता है, कैपेसिटी कम होती है समर को और कोल्ड को टॉलरेट करने की। हाइबरनेशन और एस्टिवेशन दोनों करता है वो। तो ये जो आपका निक है, इसके अलग अलग फंक्शन हो गए। भाई एक स्पीसीज एक है लेकिन उनके फंक्शन क्या हो गए? अलग अलग हो गए, अलग अलग प्रोफेशन। क्यों? क्योंकि वो अलग अलग हैबिटेट के अंदर रहते हैं। अगर वो सेम हैबिटेट में रहेंगे तो उनके फंक्शंस भी कैसे होंगे बेटा?
सेम होंगे। अब वो अलग अलग हैबिटेट में हैं तो उनके फंक्शंस भी क्या हो गए, डिफरेंट हो गए आपके, ठीक है। अब कहता है कि जो कार्निवोरस फोक्स है वो आपके कार्निवोरस फोक्स ये क्या करती है, अपने सर्दियों के मौसम को जितना छोटा हो सके उतना करने का प्रयास करती है, मतलब उस हैबिटेट को ये एक्वायर करती है जहाँ पे ठंड का मौसम कम से कम रहे। जैसे अपना मध्य भारत है या फिर जो दक्षिणी मध्य भारत है, जो ना तो कंप्लीट आपका साउथ है ना कंप्लीट आपका सेंट्रल है, बीच का जो पार्ट है वहाँ पे सर्दियाँ सिर्फ 1 महीने के लिए या फिर 20-25 दिनों के लिए ही होती हैं, ज़्यादा ठंडी नहीं होती वहाँ पे। जैसे मुंबई जैसा शहर है वहाँ पे ज़्यादा ठंड नहीं होती, तो उस इलाके के अंदर ये कार्निवोरस फोक्स रहती है। फोक्स हालांकि गर्मियों के जो हैबिटेट है उनके अंदर भी रहती है, तो दोनों जगह पे उसका क्या हो गया, आपका निक अलग अलग हो गया, प्रोफेशन अलग अलग हो गया, हालांकि स्पीसीज कैसी है वो सेम है। तो दो सेम स्पीसीज का डिफरेंट निक भी हो सकता है। अगला आता है बेटा एनवायरमेंटल फैक्टर्स। एनवायरमेंटल फैक्टर्स में बेटा एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर्स आते हैं आपके। कौन सा आता है, एनवायरमेंटल फैक्टर। एनवायरमेंटल फैक्टर, एनवायरमेंटल फैक्टर में देखिए आपके पास 2 तरह के फैक्टर आएंगे बेटा। एक तो आएगा डायरेक्ट फैक्टर, और दूसरा कौन सा आएगा, इनडायरेक्ट फैक्टर। डायरेक्ट, एक है डायरेक्ट फैक्टर और दूसरा कौन सा है, इनडायरेक्ट फैक्टर है। अब डायरेक्ट फैक्टर के अंदर कौन कौन सी चीजें आ जाती है बेटा, इसमें आ जाता है टेम्परेचर, लाइट, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। ये सारी चीजें किसके अंदर आ जाती हैं, आपके डायरेक्ट फैक्टर के अंदर। इनडायरेक्ट फैक्टर के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं बेटा, इनडायरेक्ट फैक्टर के अंदर आता है विंड, प्रेसिपिटेशन, विंड आ गई, प्रेसिपिटेशन आ गया, सॉइल टेक्सचर आ गया, सॉइल, ये क्या हो गए आपके इनडायरेक्ट फैक्टर्स हो गए, ठीक है। ये कौन से हो गए, इनडायरेक्ट फैक्टर्स हो गए। अब कहता है कि नेचर के बेस पे, एनवायरमेंटल फैक्टर का जो नेचर है उसके बेस पे आपके 2 पार्ट्स और बना रखे हैं हमने, और वो 2 पार्ट्स कौन से हैं बेटा, एबायोटिक और बायोटिक। कौन कौन से हैं, एबायोटिक एंड बायोटिक। अभी जो आपने डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पढ़े वो किसके अंदर आते हैं बेटा, एबायोटिक फैक्टर के अंदर आते हैं। किसके अंदर आएंगे, एबायोटिक फैक्टर के अंदर। जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स है वो सारी की सारी इंक्लूड की जाती हैं किसके अंदर, एबायोटिक फैक्टर के अंदर। इसके अंदर 2 तरह के हो गए बेटा, एक तो क्लाइमेटिक हो गया, जलवायु वाला, और एक एडेफिक हो गया, जिसमें सोइल टेक्सचर वगैरह आ जाते हैं आपके, एडेफिक फैक्टर हो गया, ठीक है। एडेफिक फैक्टर में सोइल टेक्सचर, सबस्ट्रेटम, टोपोग्राफी आ गई, बैकग्राउंड, मिनरल, पीएच, ये सब किसके अंदर आ गए, एडेफिक के अंदर आ गए। बायोटिक के अंदर जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, लिविंग बीइंग्स आर इंक्लूडेड इन द बायोटिक फैक्टर। किसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं, ये बायोटिक फैक्टर के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे पहले एबायोटिक फैक्टर की। तो सबसे पहले देखिए क्लाइमेटिक जो फैक्टर्स है, क्लाइमेटिक फैक्टर के अंदर आपका जो अभी हमने पढ़ा, क्लाइमेटिक फैक्टर में पहला आता है बेटा टेम्परेचर, दूसरा आता है एयर, तीसरा कौन सा आएगा आपका, तीसरा आता है इसके अंदर एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, चौथा आता है रेन, पांचवा आता है वाटर, ठीक है। ये आपके क्या हो गए, क्लाइमेटिक फैक्टर। अब हम सबसे पहले की बात करें तो एयर की बात कर लेते हैं हम। एयर जो है वो कहाँ पे मौजूद रहती है बेटा, एटमॉस्फेयर में। कहाँ पे मौजूद रहेगी, एटमॉस्फेयर में। और इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो आपको पता है कि एयर के अंदर 78% क्या है, नाइट्रोजन है, 21% अप्रोक्सीमेटली ऑक्सीजन है, 0.003% क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन भी है, आपकी हीलियम भी है, और भी बहुत सारी गैसेस के ट्रेसेस मौजूद हैं। इन सब से मिलकर क्या बनता है बेटा, एटमॉस्फेयर बनता है। क्या बनता है, इनसे एटमॉस्फेयर बनता है, ठीक है।
अब ये जो आपका एटमॉस्फेयर बनता है, इसे हम प्री ह्यूमन पोल्यूशन और आफ्टर पोस्ट ह्यूमन पोल्यूशन की बात करें तो देखिए, जब ह्यूमन नहीं आए थे तब भी पोल्यूशन हुआ करता था आपकी अर्थ के ऊपर। ऐसा नहीं है कि इंसान आ गया और इंसान ने भाई अब पिछली शताब्दी में आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन कर दिया, औद्योगिकरण कर दिया, जिसकी वजह से पोल्यूशन ज़्यादा हो गया। नहीं, पोल्यूशन तो जब से अर्थ बनी है तब से ही आपका अर्थ के ऊपर पोल्यूशन है। हाँ, उसके कंटेंट अलग अलग हो गए, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद कंटेंट अलग हो गया पोल्यूशन का। इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले आपका कंटेंट अलग हुआ करता था पोल्यूशन का। जैसे आपका प्री ह्यूमन पोल्यूशन की हम बात करें, प्री ह्यूमन पोल्यूशन, तो प्री ह्यूमन पोल्यूशन में देखिए क्या होता, वोल्केनिक इरप्शन होता था। वोल्केनिक इरप्शन से ऐश निकलती थी और डस्ट स्ट्रॉम्स आते थे, डस्ट जो है वो आपकी डिस्ट्रीब्यूट होती थी, बैक्टीरियाज आपकी हवा के अंदर थे, पोलन ग्रेन आपकी हवा के अंदर जाते थे, स्पोर्स जाते थे, साल्ट पार्टिकल्स आपके समुद्र से जो है वो एयर के अंदर आपके डिस्पर्स किए जाते थे। कॉस्मिक मटेरियल भी, मतलब जो अंतरिक्ष से जो आपके पार्टिकल्स हैं वो भी अर्थ के ऊपर आते थे, अलग अलग मीटरेट्स जब आपके अर्थ के ऊपर आते थे तो कॉस्मिक मटेरियल भी आते थे। और ये सब क्या है बेटा, आपका पोल्यूटेड पार्टिकल्स है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ह्यूमन के अराइज होने से पहले, अर्थ के ऊपर जो ह्यूमन अराइज हुआ उससे पहले भी आपका पोल्यूशन हुआ करता था, लेकिन उसके कंटेंट अलग थे। ह्यूमन के अराइज होने के बाद और जब से उसने सभ्यता विकसित की है तब से लेके इंडस्ट्रियलाइजेशन तक उसका अलग कंटेंट था, और इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद उसका अलग कंटेंट हो गया। ठीक है, अब कहता है कि 95% जो आपकी अर्थ के ऊपर लाइफ है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, एटमॉस्फेरिक लेयर के ऊपर और सबसे लोअर मोस्ट लेयर के ऊपर। अगर सबसे लोअर मोस्ट लेयर जिसे स्ट्रेटोस्फीयर कहा जाता है वो अगर आपकी ख़त्म हो जाए तो आपका ऑक्सीजन और नाइट्रोजन और बाकी गैसेस का डिस्पर्शन आपका अनइक्वल हो जाएगा, जिसकी वजह से जो जीवन है वो संभव नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा आपका वाटर वेपर की बात करें तो वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल ये भी पहले से मौजूद थे, जब से अर्थ बनी है तभी से मौजूद है। तो इसका मतलब पोल्यूशन तो पहले भी था आपका। विंड बात करें तो विंड जो है वो आपकी 5 तरह की होती है बेटा, विंड हम एक्सप्लेन कर रहे थे। विंड जो है वो कितने तरह की होती है, 5 तरह की। विंड जो है वो 5 तरह की है। 5 कौन कौन से हैं बेटा? फर्स्ट आता है इसके अंदर लाइट विंड, लाइट एयर। सेकंड आता है ब्रीज। थर्ड आता है इसके अंदर गेल। फोर्थ है स्टॉर्म और फिफ्थ कौन सा है, हरिकेन। ये विंड की स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। लाइट एयर जो है इसकी स्पीड कितनी होती है बेटा, 1.5 to 4.5 किलोमीटर पर आवर। 1.5 से 4.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को क्या कहा जाता है, लाइट एयर कहा जाता है। अगर 6 किलोमीटर से 50 किलोमीटर पर किलोमीटर आवर की स्पीड से चले तो वो कौन सी कहलाती है, आपकी ब्रिज कहलाती है। कौन सी कहलाती है, ब्रिज। सुहावनी हवा या ठंडी ठंडी हवा जो होती है आपकी। गेल की हम बात करें तो इसमें कितना होता है बेटा, 51 to 102 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ऐसा आपका आंधी तूफान के अंदर होता है। स्टॉर्म जो है उसकी कितनी होती है बेटा, 103 से लेके कितनी है, 115 तक है। चक्रवात हो जाता है। ठीक है, ये तूफान है, ये क्या हो गया, चक्रवात हो गया। और हरिकेन की कितनी होती है, 115 से ज़्यादा, अबाउट 115 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये आपके जितने भी समुद्री तूफान आते हैं वो इस हरिकेन के कैटेगरी के अंदर आते हैं। चाहे जितने भी आए हो, पिछले साल जैसे मानसून सीजन में निसर्ग आया था आपका एक, तो उसकी स्पीड भी 115 से ऊपर थी, 130 किलोमीटर पर आवर थी, तो वो किस कैटेगरी के अंदर आ गया, हरिकेन के अंदर। तो ये आपकी स्पीड है। इसके अलावा डस्ट स्टॉर्म और स्क्वेल आते हैं। डस्ट स्टॉर्म और स्क्वेल जो है ये विंड के मॉडिफाइड फॉर्म है, लेकिन ये क्या करते हैं, डस्ट स्टॉर्म और स्क्वेल अपने साथ बारिश भी लेके आते हैं या आपके ओलावृष्टि लेके आते हैं। ठीक है, जबकि आपका गेल, स्टॉर्म, हरिकेन जो है ये सिर्फ बारिश लेके आते हैं। ब्रीज और लाइट एयर इनके साथ कोई बारिश नहीं होती, तो होने की संभावना बहुत कम होती है। ठीक है, ये आपका आज का टॉपिक था, बाकी जो है वो हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।